तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में आप अपन आज जो मेन चीज देखने वाले थे वो यही देखने वाले थे। वो दोनों चीजें जो थी वो जीके के रिलेटेड थी, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड थी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बोलता है बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल यानी कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अभी अपन ने जो कूलॉम्स लॉ में देखा, वो कूलॉम्स लॉ में देखा दो आवेश होते थे। दो आवेश, वो चाहे वो धनावेश हो, चाहे एक धनावेश एक ऋणावेश हो, चाहे दोनों ऋणावेश हो। दो आवेश होते थे, दोनों या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे या प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। अब अपन क्या करते हैं, फील्ड में एक और चार्ज लाते हैं। तो पहले तो मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद उसके मैथमेटिकल वैल्यू की बात करेंगे अपन। बहुत आसानी से समझ में आएगा, उसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस आप ध्यान से सुनते जाओ और कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है उस बारे में, है ना। यदि आपने पिछला अच्छे से पढ़ा है तो कुछ भी परेशानी नहीं जाएगी। अब देखना, अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा कि ये कोई एक चार्ज है और ये भी कोई एक चार्ज है, मान लीजिए। इसको नाम दे दिया हमने Q1 और इसको नाम दे दिया Q2। इसको नाम देते हैं Q। अगर ये दोनों धनावेशी चार्ज हैं, धनावेशी चार्ज हैं, तो ये दोनों धनावेशी चार्ज एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। ये Q1 किसको, इसको Q2 को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब फोर्स लगाएगा, धक्का देगा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, और ये Q2 इसको धक्का देगा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। दोनों ही केस में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। इस वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F। किस पर, दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा, F21 बोलेंगे इसको। और इसको क्या बोलेंगे, F, इसको बोलेंगे F1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, तो F12 बोलेंगे इसको, है ना। इतनी बात अपन ने देख ली थी, ये चीज जो है वो होती है, कॉमन सी बात है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हटते हैं अपन इस टॉपिक से, और अपन इस टॉपिक से मतलब इसी चीज को अब दोबारा से देखते हैं। यदि हम बात करें आवेशों का, थोड़ा सा मैंने इधर उल्टा सीधा ले लेता हूँ अब आवेश। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है Q1, है ना। क्यों ले रहा हूँ Q1, मेरी मर्जी, ले सकता हूँ मैं Q2 भी ले सकता हूँ, Q1 भी ले सकता हूँ। अब क्या कर रहा है, ये Q2 आवेश जो है वो इस पर बल लगा रहा है, और किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। दोनों ही धनावेश हैं, दोनों ही कैसे हैं, धनावेश है, सजाती हैं, या ऋणावेश भी हो सकते हैं, दोनों ही। ये Q2 जो है वो इसको इस डायरेक्शन में जो है वो धका रहा है, किस फोर्स से धका रहा है, F21 से धका रहा है। सही है, F21 फोर्स से इसको धक्का दे रहा है। अच्छा, एक और आवेश यहाँ पर है Q3, यहाँ पर एक आवेश आ गया Q3, है ना। अभी तक हम दो आवेश के बारे में चर्चा करते थे, अब जो है वो तीसरा आवेश भी आ गया, Q3 भी आ गया। तो ये Q3 भी कैसा है, इसके सजाती ही है। सजाती मतलब सेम आवेश का है। यदि सेम आवेश का है तो ये इसको धक्का देगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ धक्का देगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे F13, इसको बोलेंगे F13। अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है या अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो ये बोलता है, पहले कौन सा चार्ज था, Q2 था ना, केवल केवल कौन सा चार्ज था, Q2 था, और पहले बल कौन सा था, F21 ही था। ये Q3 के द्वारा बाद में आया एक चार्ज, तो F13 बाद में लगा इसमें चार्ज। तो ये बोलता है, किसी आवेश पर यदि हम पहले से कोई आवेश के द्वारा बल लग रहा है ना, पहले से कोई आवेश के द्वारा बल लग रहा है, तो यदि दूसरा बल, दूसरा चार्ज के कारण से यदि कोई दूसरा बल उस पर अध्यारोपित होता है, दूसरा बल उस पर लगना चालू हो जाता है, तो पहले बल का मान कम नहीं होता है, वो उतना के उतना ही बना रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे पहले यदि इस चार्ज पर F21 लग रहा था, केवल इस डायरेक्शन में मूव कर, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये F21 लग रहा था, फिर उसके बाद क्या करा, दूसरा बल इसको इस डायरेक्शन में धकेलने लगा। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जो नया बल होगा वो इस पूरे वाले बल को, पुराने वाले बल को जो है वो कैंसिल कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बल अभी भी यहाँ पर मौजूद रहेगा और ये बल भी यहाँ पर लगने लगेगा। अंतर क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा डायरेक्शन में। जब ये वाला फोर्स यहाँ पर नहीं था, जब ये वाला फोर्स नहीं था, तो इसके कारण से जो चार्ज मूव कर रहा था वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ, अब जो है ये वाला चार्ज आ गया और ये चार्ज ने जो है उसको इसकी तरफ भी धकेलना शुरू कर दिया, इस साइड भी धकेलना कर दिया। अब जो है वो पहले जो इसकी डायरेक्शन ये वाली थी, अब इसकी डायरेक्शन चेंज होकर इन दोनों के बीच में आ जाएगी, परिणामी दिशा में आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स में आ जाएगी, जिसको आप जो है वो F1 भी बोल सकते हो, है ना, F1 भी बोल सकते हो, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसी चीज को आप प्रैक्टिकली समझो, एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। ये आपके पास कोई एक फील्ड है जिसमें जो है वो ये कोई सी फील्ड हो गई जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ है,
यदि इस बॉक्स की बात कर लें अपन, तो ये कोई सा बॉक्स रखा हुआ है, 3D शेप दे देते हैं इसको। इस बॉक्स को जो है वो एक बंदा जो है वो इधर से खींच रहा है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, रंग बिरंगा। इधर से जो है एक रस्सी के द्वारा एक बंदा जो है वो इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, एक और बंदा आता है और वो इसको जो है वो इस डायरेक्शन में खींचने लगता है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो ये जो पिंड होगा या फिर जो ये जो बॉक्स होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये इसको इस साइड खींच रहा है, ये इसको इस साइड खींच रहा है, तो ये क्या होगा, ये बीच में जो है वो इसके फ्लो करने लगेगा। मतलब ये यदि मान लीजिए इसके द्वारा F1 फोर्स लगाया जा रहा है और ये F2 फोर्स लगाया जा रहा है, इसमें जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी होगा फोर्स, तो ये F1 और F2 निकाला जा रहा है, तो इसका जो परिणामी फोर्स आएगा, जो F नेट आएगा, जो F नेट आएगा वो किसके बराबर होगा? वो F नेट बराबर होगा F1 फोर्स के, F1 फोर्स के प्लस F2 फोर्स के, है ना। इन दोनों की डायरेक्शन को भी ऐड करेंगे हम, मैग्नीट्यूड को भी ऐड करेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, इस जो बॉक्स की मूवमेंट होगी, जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, रिजल्टेंट होगा, वो हमें पता चल जाने वाला है। सिंपल सा केस है कि नहीं? इस डब्बे को पहले एक बंदा इधर से खींच रहा था F1 फोर्स के साथ, तो ये इस साइड मूव कर रहा था, लेकिन एक बंदा और आया और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, इसको खींचने लगा। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो ना, रस्सी से जब ये खींचेंगे तो ये ना इसकी तरफ बढ़ेगा ना इसकी तरफ बढ़ेगा, ये बीच में बढ़ने लगेगा। उसको ही बोलेंगे हम रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और वो किस पर डिपेंड करेगा? वेक्टर सम ऑफ फोर्स, फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड फोर्स, दोनों का जो है वो हम सदिश योगफल कर देंगे, तो हमें किसका किसका टोटल जो परिणामी होगा उसके बारे में पता चल जाएगा। ये कर सकते हैं ना अपन। तो आपको मेरे ख्याल से सुपर पोजिशन समझ में आई होगी। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपर प्रिंसिपल पोजिशन बोलता है यदि कोई चार्ज के कारण से एक आवेश पर कोई सा बल अध्यारोपित हो रहा हो, कोई बल अध्यापित हो रहा हो, यदि कोई दूसरा चार्ज उस केस में आ जाता है और वो जब दूसरा बल उस पर लगाता है तो पहले वाले बल पर कोई असर नहीं होता है, पहले वाला बल वैसा के वैसा बना रहता है। परिवर्तन काय में आता है? उसकी डायरेक्शन में, उसकी परिणामी में चेंज आता है। पहले उसकी डायरेक्शन इस साइड रह रही थी, लेकिन नया फोर्स आ गया तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अब कैसी हो गई? बीच में हो गई, है ना। सदिश सम हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 किसके बराबर हो जाएगा? F1 जो है वो बराबर हो जाएगा F21 वेक्टर सम ऑफ F21 प्लस वेक्टर ऑफ फोर्स, फोर्स का वेक्टर कौन सा? F13, इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो इसमें आप जब वेक्टर सम करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाती है ना। दोनों की डायरेक्शन के रूप में हमको पता चल जाएगा ये कैसे निकाला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आया होगा। मतलब ये आपको, इसको आप किसी बच्चे से भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। इस कोर्स को जो है एक टीचर ने, जिसकी मैं वीडियो देखता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा कि जो पहले फोर्स था, पहले जो फोर्स था वो F21 था। पहले ये वाला फोर्स नहीं था, ये जो है वो फोर्स नहीं था, है ना। पहले कौन सा फोर्स था? पहले जो संतान थी Q1 और Q2 की, वो पहले संतान क्या थी? F21 थी। पहली संतान मतलब पहला बच्चा जो था वो ये था, है ना। उसके कारण से अब ये दूसरा बच्चा क्या आ गया यहाँ पर? F13 आ गया, दूसरी संतान क्या आ गई? F13 आ गई। तो मतलब ये है कि जब किसी पेरेंट्स का दूसरा बच्चा आ जाता है तो वो पहले बच्चे को छोड़ नहीं देते हैं। सीधी सी बात ये याद रखना है आपको, है ना। पहला बच्चा की इंपॉर्टेंस भी वहीं पर बनी रहती है और दूसरा बच्चा जो है वो भी वहां पर बना रहता है, दोनों ही की पोजीशन बनी रहती है। हाँ, फैमिली की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। हालांकि कई मायनों में अगर आप घर में सबसे छोटे होगे तो आपको लगता होगा सब आपका यूज करते हैं, और यदि आप बड़े होंगे तो आपको लगता होगा सब आपको डांटते हैं। ऐसा कॉमन सी बात है, उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक जनरल फॉर्म में बात कर रहा हूँ, आदर्श फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो यदि वहां पर पहले से एक बच्चा, बड़ा बच्चा है, तो अगर छोटा बच्चा आ जाता है उनके घर में तो वो बड़े बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं कर देते हैं, बड़ा बच्चा वहां पर बना रहता है और छोटे बच्चा भी वहां पर बना रहता है। हाँ, फैमिली की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो बात अलग है। तो आपको ये हो गया बात काय की बात, आपकी सिंपल सी बात टेक्निकल टर्म में कि होता क्या है। अगर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो वो रियलिटी में होता क्या है उसके बारे में चर्चा करी कि अगर हम दो आवेश के अलावा तीसरा आवेश भी ले आए और पहले आवेश के थ्रू जो बल लग रहा था, पहले आवेश पे जो दूसरे आवेश के कारण से बल लग रहा था, वो चेंज नहीं होगा तीसरे आवेश के आने के कारण से, है ना। नया बल जरूर डेवलप हो जाएगा, लेकिन पुराने बल पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, बल की जो अब डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगी अब उसकी, लेकिन पुराना बल पुराना की तरह ही रहेगा
और मतलब कि यदि हम टोटल बल की बात करें तो टोटल बल हमेशा क्या हो जाएगा, जितने भी बल उस पे चार्ज एक चार्ज पे जितने भी बल लगा रहे हैं चार्ज, उन सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयोग के द्वारा ये सत्यापित हो चुका है कि किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों को इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है। किसी आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ये वही चीज लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है ना, वो ये वही लिखा हुआ है। किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखो डायग्राम में, यदि एक Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पर Q2 और Q3 ये यदि बल लगा रहे हैं, तो ये Q2 कितना लगा रहा है, F12 लगा रहा है, और Q3 कितना लगा रहा है, F13 लगा रहा है ना। तो इस पर टोटल आवेश कितना हो जाए, इसका टोटल ये जो मतलब परिणामी बल की बात करें तो वो किसके योगफल के बराबर होगा, F13 और F12 इन दोनों के बराबर होगा, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ, किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया बल विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। मतलब पहले से जो बल उपस्थित है वो तो उपस्थित रहेगा ही। इसे ही क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, और इंग्लिश में अध्यारोपण को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यकीन मानो मेरे को अभी कुछ दिनों पहले यानी कि कल ही पता चला है कि सुपरपोजिशन को हिंदी में अध्यारोपण बोलते थे, है ना। समझ में नहीं आता, कई बार हिंदी टर्म इतनी कठिन यूज कर लेते हैं कि हम टर्म सुन के ही घबरा जाते हैं। तो अध्यारोपण कुछ भी नहीं है, बस अब जो पहले से फोर्स लग रहा था वो ऑलरेडी लग रहा है, अब जो फोर्स लग रहा है वो जो है वो उसको वो भी उपस्थित रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन गणितीय रूप में देख लें कि गणितीय रूप में कैसे काम करेगा, है ना। जैसा डायग्राम वहां पर बना हुआ है उसके बारे में, उसी के जैसे अपन जो है वो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसा बुक में डायग्राम बना हुआ उसी के जैसे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो Q1 आवेश रखा हुआ है, एक Q1 आवेश रखा हुआ है, और इसके जस्ट संरेखीय एक और आवेश रखा हुआ है, उसको Q2 नाम दे दिया हमने, Q2 नाम दे दिया। और यहाँ पर जो है वो एक आवेश रखा हुआ है, Q3 नाम दे दिया, उसको हमने Q3 नाम होगा। अच्छा, इसको अगर वेक्टर सम के द्वारा दर्शाएं तो ये जो है वो एक वेक्टर जो है वो ऐसा हो रहा होगा, इसका एक लाइन में हो रहा होगा, इन लाइन है ये। और उसके बाद यदि इसकी बात करें तो ये भी इन लाइन ही है, एक लाइन बन रही होगी बिल्कुल सीधी, ये इस पर एक बल लग रहा है। अच्छा, ये वाला जो बल है Q2 जो F1 पर बल लगाएगा वो इसको धकेल देगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में धकेल देगा, धकेलेगा ना, बिल्कुल, ये इसको इस डायरेक्शन में धकेल देगा, और जो नीचे वाला Q2 है वो इसको ऊपर की डायरेक्शन में धकेल देगा, धकेल दिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये इसको ऐसा ऐसा कर देगा, ये इसको ऐसा ऐसा कर देगा। इसको बोलेंगे हम F1 पर, फोर्स किस पर है, पहले आवेश पर, किसके द्वारा, F2 के द्वारा, Q2 के द्वारा, तो F12 हो जाएगा। ये लिखना आ गया ना आपको, ये कैसे लिखते हैं, ये किसके द्वारा, किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, Q2 पर। जिस पर लग रहा है उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लग रहा है उसको बाद में लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर, इसका फोर्स कितना होगा, F12। अच्छा, इस Q2 की बात करें यदि, इस पर ये वाला कौन सा बल लगा रहा हूँ, Q2 फिर से लिख दिया मैंने, Q3 है ये Q3 है ना। यदि हम बात करें इस पर यदि बल लग रहा होगा तो वो कितना हो रहा है, किस पर लग रहा है, एक पर लग रहा है तो F1, किसके द्वारा लग रहा है, 3 पर, तो F3, है ना। ये वाला बल कितना हो जाएगा, F3 हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें इसको वेक्टर सम चाहिए, इसके बारे में हमें पता करना है कि परिणामी किस दिशा में आएगा। आपको याद होना चाहिए, यदि मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया और आपको समझ में आया है तो मैं किसी भी वेक्टर को उसको बिना चेंज करे हुए, उसके परिमाण या फिर कुछ भी चेंज करे हुए उसको पैरेलली मूव कर सकता हूँ। मतलब इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ ला सकता हूँ, इसके सर पर परिणामी ऐसे निकाल देते ना, याद है। इसको इधर मैंने मूव कर दिया और एक लाइन जो है वो यहाँ से खींच दी, किसको मिलाते हुए, इसको मिलाते हुए। तो ये जो अब लाइन आएगी मेरी, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाली जो लाइन आएगी मेरी वो मेरे को क्या दिखाएगा, वो इसका परिणामी दिखाएगा। परिणामी याद होगा, वेक्टर में पढ़ाया है मैंने परिणामी कैसे निकालते हैं। इस परिणामी बल को मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पर F1, इस परिणामी बल को नाम दे दिया मैंने F1। अब यहाँ पर अगर आपने सदिश ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ये परिणामी निकालना आएगा ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा वहां पर हम पैरेलली मूव कैसे कर सकते हैं, तो परिणामी निकालना बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, ये आ गया। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला बेस पर, कि फॉर्मूला बेस पर हम कैसे लिखेंगे। चलो तो फिर कर लेते हैं बात। अगर मैं बात करूं पहले इस बल की, मेरे को इस बल को लिखना है कूलॉम लॉ के द्वारा कि ये कितना बल, इसका बल का मान कितना है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा F12 जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
और कूलॉम लॉ बोलता है इसका कांस्टेंट होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 और Q2 यहाँ पर जो हम लिखते हैं Q1 और Q2, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। यहाँ पर जो ये लिखते हैं ना बेस में, उसी का अपन यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। Q1 और Q2 बेस में क्या होता है, बेस में होता है R12 का स्क्वायर, सेकेंड वाली कंडीशन लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो है वो लिखते हैं पोजिशन यूनिट वेक्टर R12। देखो यहाँ पर जो बेस में लिखे हुए हैं 1 2 1 2 1 2 लिख रहे हैं, तो ये जो अपन का यहाँ पर जो लिखते हैं ना वही लिखते हैं यहाँ पर भी। ये मेरे ख्याल से आपको लिखना आता है आप तो, है ना। कूलॉम लॉ के द्वारा हम फोर्स निकाल सकते हैं। पहले F12 निकाल लिया हमने, फिर उसके बाद F, अगर इसी की तरह मेरे को F क्या निकालना है, ऊपर वाला कितना, F13 निकालना है। यदि F13 निकालना है तो आप निकाल सकते हो, इसी की तरह निकालना पड़ेगा F13। F13 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर कितना आएगा, Q कितना आएगा 1, और Q कितना आएगा 3, 1 और 3 आएगा ना कॉम्बिनेशन में, अपन सीख गए अब तो ये चीज। और जो R आएगा वो कितना आएगा, वो भी कितना आएगा R13 का स्क्वायर। और जो अपन यूनिट वेक्टर लिखेंगे R का, वो भी कितना आएगा 13। मतलब जो फोर्स के नीचे लिखा रहता है उसी को कॉपी करना पड़ता है। अपन ने एक ट्रिक बना ली है ना। लेकिन रियलिटी में कैसे आया वो चीज अपन को लास्ट क्लास में देख चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको रियलिटी में कैसे आया हुआ है ना। और इसकी अगली स्टेप भी आती है आपको, इसको चेंज कर सकते हो आप। इसको चेंज करना ही बताया मैंने, है ना। इस वाले आर यूनिट वेक्टर को चेंज कैसे कर सकते हो, है ना, वो बताया मैंने अपने पिछली क्लास में। अच्छा, अभी की फिर से बजा अपनी अभी की क्लास पे फोकस करते हैं अपन। दो बल निकाल लिया आपने, F12 और F13, जो मैंने बताया आपको यहाँ पर। ये जो ये वाली चीज, 2 मिनट मेरे को पेज कम पड़ेगा, मैं इसको पहले कॉपी करके ऊपर पहुंचा दूं। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है कि ये जो है जो F1 है, ये वाला F1 जो है वो किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया जो परिणामी होगा वो इन दोनों फोर्स के बराबर होगा, यानी कि F12 प्लस F13। अभी तो बताया मैंने परिणामी जो है वो इन दोनों फोर्स के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। हम यही करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, F1 जो दिया हुआ है, F1 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है F21 के प्लस F13 के, है ना। यदि ये दोनों बराबर है तो हम इसमें मान पुट कर देते हैं। F1 का मान चाहिए हमें, तो F1 का मान चाहिए तो F1 लिख लिया हमने बाहर। अच्छा, हमें F12 सॉरी F21 और F13 का मान हम निकाल ही चुके हैं, यही वाले हैं। दोनों को लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना आया था, F21 का कितना आया था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R21 प्लस जो F13 आया था वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर और R13 का ही क्या, यूनिट वेक्टर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, परिणामी F1 पता चल जाएगा। मतलब आपने क्या ज्ञात कर लिया यहाँ पर, परिणामी ज्ञात कर लिया। इस चार्ज पर इन दोनों के द्वारा जो बल लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और उसकी डायरेक्शन और पोजीशन क्या दिखा देगी हमें, ये वाला फॉर्मूला आसानी से हमको दिखा सकता है उसकी डायरेक्शन और पोजीशन। हमको इसको जनरलाइज फॉर्म में जो है वो कॉमन करके भी बिल्कुल लिख सकते हो आप। जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन करके लिख सकते हैं, जैसे कि 1/4 पाई कॉमन आ रहा है, Q1 भी कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर लिख लिया, जो ब्रैकेट में बचा हुआ उसको साथ में लिख दोगे तो भी लिख सकते हो आप। मतलब क्या, मतलब जो F1 होता है, अगर अभी तो अपन ने क्या निकाल लिया कि इस पर जो है वो दो आवेश काम कर रहे थे, Q1 पर जो है वो Q2 और Q3 जो है वो दो आवेश काम कर रहे थे। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं ना, बिल्कुल ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बहुत सारे चार्जेस हैं आपके पास Q1 पर जो है बहुत सारे आवेश इसके आसपास हैं। Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, Q4 भी फोर्स लगा रहा है, ये सारे आवेश हैं, है ना, समान आवेश हैं। और Q5 भी फोर्स लगा रहा है, बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए Qn तक फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सारे आवेश हैं, n तक मान लिया, Qn तक मतलब इन्फिनिटी, Qn तक जो है वो इस पर बल लगा रहे हैं। तो सभी के बल कैसे होंगे देखना। यदि मैं इस पे बात करूं, F1 की बात करूं, तो F1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा होगा, Q2 लगा रहा होगा, किस पर फोर्स लगा रहा है, 1 पर। किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा।
तो ये Q2 कितना फोर्स लगा रहा होगा, F12 फोर्स लगा रहा होगा। सेम केस यदि मैं बात करूं Q3 कितना लगा रहा होगा, Q3 लगा रहा होगा फोर्स 1 पर लगा रहा है, किसके द्वारा, 3 पर लगा 3 के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये Q3 कौन सा फोर्स लगाएगा, F13 फोर्स लगाएगा। Q4 की बात कर लूं यदि मैं, तो ये Q4 कितना फोर्स लगाएगा, माउस, Q4 कितना फोर्स लगाएगा, F किस पर लगा रहा है, 1 पर लगा रहा है, किसके द्वारा लगा रहा है, 4 के द्वारा लगा रहा है। सेम केस यदि मैं लगातार चलते जाऊंगा तो Qn कितना लगाएगा फोर्स, Qn की बात कर लूं यदि मैं, तो Qn जो है वो किस पर लगा रहा है, F पर लगा रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, N वाले चार्ज के द्वारा लग रहा है। Fn1 लगा रहा होगा फोर्स किस पर, F1 पर, है ना। अच्छा मैं टोटल फोर्स की बात करूं, F1 किसके बराबर होगा, इन सभी फोर्स के बराबर होगा। यदि F1 की मैं बात कर लूं तो F1 किसके बराबर होगा, F1 जो है वो किसके बराबर होगा, F12, 2 मिनट में इसका माउस का सेल चेंज कर दूं। तो टोटल F1 होगा वो किसके बराबर होगा, यदि बात करूं मैं, तो टोटल F जो बराबर होगा वो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1, मतलब सभी को जोड़ दूं यदि मैं, तो मुझे टोटल फोर्स पता चल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है मेरे ख्याल से बात, कुछ भी दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। यदि मैं बात करूं अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने की, तो देखो अब मैं क्या लिखूंगा, ये F1 फोर्स किसके बराबर होगा, जो F1 फोर्स है वो किसके बराबर होगा, 2 मिनट, ये इक्वल्स टू का साइन रहेगा। F1 फोर्स किसके बराबर होगा, F12 के प्लस F13 के, मतलब इन सभी फोर्स को जोड़ना पड़ेगा तब तो मेरे को पता चलेगा जितने आवेश है। अच्छा कितने आवेश है, Fn तक है, F1n तक है आवेश, इतने सबको जोड़ूंगा मैं तब जाके मेरे को इसको मिल पाएगा, है ना। अब इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। F12 F13 आपको लिखना आ गया है सब चीजें, है ना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं यदि F1 फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, F1 फोर्स के बारे में यदि बात कर रहा हूँ तो F12 कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सभी में कॉमन रहता है ना, मैंने इसमें से सभी में से ये कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, F12 के लिए Q1 जितना होता है उतना ही लिखते हैं, Q1 Q2 बचा हुआ था, ये जितना जितना ये होता है उतना ही लिखते हैं चार्ज भी, Q1 Q2 बचा हुआ था, नीचे क्या बचा हुआ था, R12 का स्क्वायर बचा हुआ था, साथ में ही यूनिट वेक्टर बचा हुआ था, यूनिट वेक्टर ऑफ R12 ये बचा हुआ था। अच्छा इसके साथ में यदि बात करूं F13 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, Q1 Q3, Q1 Q3 बचा हुआ है बटे में R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर, ये बचा हुआ है ना, लिख सकता हूँ ना मैं, कॉमन निकाल के लिख रहा हूँ इसको। अच्छा कहाँ तक बचेगा, यहाँ F1n तक है ना, तो हम इसको F1 के लिए भी लिख लें, Q1 तो ऐसे ही रहेगा, Q1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, Qn रहेगा, Q1 Qn बटे में R1 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, n की अंक की जगह क्या है, n है, तो R1 का स्क्वायर और R1n का यूनिट वेक्टर, ठीक, ये आ गया। इसको मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखूं, तो आपको याद है सिग्मा का यूज करते हैं अपन, सिग्मा का भी यूज करते हैं, सिग्मा बता देता है, टोटल योग बता देता है। तो अगर मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो F1 होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो सब में ही है, कॉमन निकाल के रखा है हमने, ये तो लगेगा ही। फिर उसके बाद मैंने लिख लिया सिग्मा, सिग्मा लिख लिया, और सिग्मा के जो नीचे लिखा वो लिखा, ये ऊपर लिखा n तक जाएगा, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर यदि मैं बात करूं i की वैल्यू जो पुट करना है मुझे, मान लीजिए i लिख रहा हूँ मैं, i एक टर्म मान रहा हूँ, आपको समझ में आएगा भी क्यों मान रहा हूँ। i को लिखना है मेरे को 2 तक, 2 से शुरू करना है और कहाँ तक जाएगा वो, n तक जाएगा, i को 2 से लिखना है और n तक जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर लिख दूं Q1 और Qi, Q1 और Qi, क्यों लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ में आएगा, ये चीज बिल्कुल अभी समझ में आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। R1i, R1i का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा R1i का यूनिट वेक्टर। ये क्यों लिखा है अब मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है, इसको यदि मैं तोड़ूं, अगर मैं इस चीज को तोड़ूं, सिग्मा तोड़ना आता है आपको, है ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है आपको समझ में आता है, इस चीज को तोड़ूं तो मैं देखो क्या होगा, F1
1/4πε0, तो ये तो सिंपल सा है ही। सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है मतलब कि आई 2 से शुरू करना है और एन तक जाना है, इसका मतलब ये है। आई की वैल्यू जो यहाँ पर रखी हुई है, आई की वैल्यू जो यहाँ पर रखी हुई है, आई जो है वो 2 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट लगा लूंगा और सबसे पहले आई की वैल्यू 2 पुट करूंगा। Q1 तो एज इट इज था, Q1 लग दिया। आई की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 2 पुट करी, डिवाइडेड बाय R1। आई की वैल्यू कितनी पुट करी, 2 पुट करी और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद बगल में क्या लिखा हुआ है, आर पोजीशन यूनिट वेक्टर 1 लिखा हुआ है और आई की वैल्यू कितनी रखना है, 2 रखना है। फिर उसका सिग्मा मतलब क्या, जोड़, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़ना है हमको। फिर उसके बाद Q1 वैसे के वैसे रखा। अब 2 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, तो आई Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर ऑफ R13। ऐसा प्लस करते जाएंगे, कहां तक करेंगे हम, जब तक आई जो है वो एन तक नहीं पहुंच जाता। आई जब एन तक पहुंचेगा तो आखिरी में टर्म क्या आएगी, Q1 तो हमको वैसे के वैसे लिखना है जो अपन को फॉर्मूले में दिया हुआ था, Q1, Q आई की जगह आप क्या लिख दूंगा मैं, Qn लिख दूंगा और डिवाइडेड बाय R1, आई की जगह क्या, n, R1n का स्क्वायर और यहाँ पर R1 आई की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, इसका कैप। देखो ये वाला जो स्टेप आई है, ये वाली स्टेप आई, कौन सी स्टेप, ये वाली स्टेप जो आई है वो आपकी कहाँ से निकाली आपने, इस वाले फॉर्मूले से निकाली, इस वाले फॉर्मूले से, किस वाले, इस वाले से फॉर्मूले से निकाली। लेकिन देखो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप सेम टू सेम आई है, आई है कि नहीं आई है। देखो 1/4πε Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर, R12 को यूनिट वेक्टर, Q1 Q2 R13 का यूनिट वेक्टर। मतलब क्या, मतलब ये कि हम जो अपन ने ये वाली स्टेप निकाली थी, ये वाली स्टेप निकाली थी, इसको आपको सिग्मा के रूप में लिखना आना चाहिए, है ना। आपने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि अगर बहुत सारे आवेश हों, यहाँ पर n क्या हो जाएगी, n जरूरी थोड़ी ना अपन को हमेशा अनंत आवेश मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हो सकता है वो 2 से शुरू हो और हो सकता है 6 पे खत्म हो जाए, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो 6 के द्वारा जो है वो यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे और यहाँ पर जो आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। 2 से शुरू होगी और 6 तक जाएगी, यहाँ से 2 से शुरू हुई है ना जैसे, वैसे यहाँ तक कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो हमने ये फॉर्म क्यों लिखा है, ये जनरलाइज फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म जैसे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे ना, अब a की जगह जो है वो आप कुछ भी पुट कर दो, a की जगह कुछ 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, b की जगह कुछ भी पुट कर दो। ऐसे ही अपन ने ये वाला जो बनाया हुआ फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसमें आप कितने भी चार्ज के लिए जो है वो फोर्स निकाल सकते हो, कितने भी एक आवेश पर कितने भी फोर्स लगा रहे हो चार्ज, उन सभी का फोर्स इसके द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस बारे में चल सके। मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाला है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। इतना ज्यादा टफ भी नहीं है अगर आपने वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी हुई है तो। एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं, क्या हुई अभी तक बात, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अभी तक जो बात हुई है, अभी तक हमने सीखा था कूलॉम लॉ में केवल 2 आवेशों के बारे में, कि 2 आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो वो बल कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने उसका सदिश फॉर्म में देख लिया था। अब 2 से ज्यादा आवेश हो तो उस केस में क्या करते हैं हम, उसके बारे में आज हमने चर्चा करी हुई है। तो वो चर्चा के केस में हमने क्या करा, यहाँ पर एक जो है वो आवेश हमने लिया Q1 और 2 आवेश लिए हमने Q1 और Q2 और Q3। इन आवेशों ने जब इन पर बल लगाया, पहले Q2 बल लगा रहा था इस पे F12 और फिर उसके ये बल जो है वो लगी रहा था, उसी के बीच एक और चार्ज आ जाता है Q3 और वो इस पर इस तरह से बल लगाने लगता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि पहले जो बल लग रहा था वो तो लगता ही रहेगा, लेकिन अब जब नया बल आ जाएगा उसके कारण से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, परिणामी चेंज हो जाएगा इसका। परिणामी कैसे निकाला, इस वाले वेक्टर को हमने पैरेलली मूव कर दिया ऊपर की तरफ और इसको जो है वो बीच से जोड़ दिया, एक ट्रायंगल बन गया जो कि जिसका हाइपोटेनियस क्या दिखाएगा, इसका परिणामी दिखाएगा, जो कि हमने मान लिया F1 वेक्टर। वो किस दोनों का सम होगा, वो दोनों वेक्टर का सम होगा जो कि उस पर पहले से लग रहे हैं, F12 वेक्टर और F13 इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसको यदि हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम कूलॉम लॉ पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा अगर F12 निकालें तो F12 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R12, ये अपन कूलॉम लॉ से लिख सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह से हमने क्या लिख लिया, F13 भी लिख लिया, Q1 Q3 हो गया, R13 हो गया और यूनिट वेक्टर R13 हो गया। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो F1 की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, F21 और क्योंकि हमने अभी देखा परिणामी किसके बराबर होता है, इसको ज्ञात करना होता है हमको, यही बताएगा हमको, F1 ही बताएगा कि ये दोनों चार्ज इस वाले चार्ज पर कितना बल लगा रहे हैं, है ना। कौन बताएगा हमें, F1 बताएगा, है ना। तो वही हमने ज्ञात करने के लिए क्या करा,
F1 निकाला, F1 किसके बराबर होगा, F12 और F13 के। F1 कितना वो लिख लिया 1/4πε0 Q1 Q2 इसको लिख लिया, F1 F21 को और F13 को लिख लिया। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि F1 कितना है। F1 कितना है मतलब कि ये दोनों चार्ज इस पर कितना बल लगा रहे हैं, किस पर, इस पर कितना बल लगा रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा। अभी तो हमने फिर दो बल की बात कर ली, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, जिसको तो हम बहुल आवेशों के लिए बल बोलते हैं। बहुल आवेश कितने हो सकते हैं, Q1 पर बल लगाने वाले कौन कौन हो सकते हैं, Q2 हो सकता है, Q3 Q4 कहाँ तक जा सकते हैं वो, Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q100 Q1000 Q2000 कितना भी जा सकता है। तो हमने कितने के लिए क्या ले लिया, Qn ले लिया, है ना। अच्छा, ये Qn जो आवेश होंगे, इतने सारे बल होंगे, ये सबके अपने अपने, ये सभी अपने अपने बल इस पर थोप रहे होंगे Q1 पर। ये बेचारा मुसीबत का मारा, इस पर सब बल लगा रहे हैं, है ना। तो Q2 भी बल लगा रहा है, Q3 भी बल लगा रहा है, सब इस पर बल लगा रहे हैं। कितना कितना बल लगा रहे हैं भैया, तो जो F1 पर बल लगाने वाले होंगे, Q2 कितना लगाएगा, पहले वाले आवेश पर कौन लगा रहा है बल, 2 लगा रहा है, तो F12 लगाएगा। फिर उसके बाद Q3 कितना लगाएगा, F13 लगाएगा। Q4 कितना लगाएगा, F14 लगाएगा। और Qn कितना लगाएगा, F1n लगाएगा, 1 पर किसके द्वारा, n के द्वारा। ठीक, अगर हम टोटल बल की बात करें, परिणामी की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देने का है, सबको जोड़ देना है ना। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप मैंने जरूर कम करी है, आप उसको लिख सकते हो। F12 का जो फॉर्मूला होगा वो इतना होगा, F1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। अगर F13 की बात करें तो वो होगा 1/4πε0 Q1 Q3 R13 का और स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर, है ना। मैंने क्या करा, इन सभी में से, इन सभी जितने भी फोर्स लिखे हुए थे उनमें से 1/4πε0 पहले ही कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया तो F12 के पास कितना फोर्स बचा, Q1 Q2 इसका मैग्नेट ये बचा केवल, है ना, Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर ऑफ R12। ऐसे ही F13 और F19n के लिए क्या बचेगा, Q1 Qn डिवाइडेड बाय R1n का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R1n का यूनिट वेक्टर, है ना। इस चीज को मैंने जनरलाइज फॉर्म में ऐसा लिख लिया, सिग्मा के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो सभी को जोड़ना ही है ना, सभी बलों को जोड़ना ही है, यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, सभी को जोड़ना है, तो इसलिए मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया। सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिख लिया, इसको 1/4πε0 को बाहर के बाहर लेने से सिग्मा लगाया, और सिग्मा में जो वैल्यू चेंज हो रही है, देखो आप इन सभी में केवल एक वैल्यू चेंज हो रही है, ये Q1 सेम रह रहा है, ये 1 सेम रह रहा है, ये 1 सेम रह रहा है, केवल पोजिशन कौन सी चेंज हो रही है, ये वाली पोजिशन, ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, कौन सी, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। मैंने इसको क्या मान लिया, ई मान, देखो यहाँ 2 थी, फिर उसके बाद 3 हो गई, फिर उसके बाद आखिरी टर्म के लिए क्या हो गई, n हो गई, है ना। मैंने इसको क्या मान लिया, आई मान लिया सिग्मा को। आई को मेरे को कहाँ से शुरू करना है, आई को मेरे को जो है 2 से शुरू करना है। मैंने आई को 2 से शुरू करा और कहाँ तक पहुंचा है, आई को यहाँ पर लिख सकते हो, आई बराबर से कहाँ तक पहुंचा है, n तक पहुंचा है। बाकी जो चीजें फिक्स थी वो तो वैसे की वैसे रही, Q1 फिक्स रखा, R1 फिक्स रखा, ये वाला यूनिट वेक्टर R1 भी फिक्स रखा, बाकी जो चेंज हो रही थी उसको क्या लिख दिया, आई लिख दिया, है ना। जब मैं इसको अगर बड़ा फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे वापस कौन सी टर्म मिल जाएगी, ये ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी जो कि नीचे लिखी हुई है मैंने, है ना। तो ये था भैया आपका बहुल आवेशों पर बहुल आवेशों के द्वारा एक आवेश पर बल का कैलकुलेशन, या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, है ना, या फिर फोर्स ऑन अ वन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के द्वारा एक चार्जेस पर कितना बल लगाया जा रहा है उसका कैलकुलेशन आज हमने सीखा। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, अगर कुछ बीच में आपको कंफ्यूजन हो गई हो तो फिर बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहेंगे, आप उनको देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए।